वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए, मैं आज का डेट का बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आ रहा हूँ और वो हॉट टॉपिक क्या है पूरा दुनिया जानती है। रशिया एंड यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन अभी वॉर में है। क्यों वॉर में है आज वो हम जानेंगे। सिचुएशंस रशिया का क्या है, यूक्रेन का क्या है वो हम जानेंगे। इसके हिस्ट्री दोनों कंट्री का हम जानेंगे और ये वॉर होने की कॉजेस क्या है वो हम जानेंगे। इसमें और भी जानेंगे हमारा इंडिया का पोजीशंस क्या है, दुनिया की और सब देशों का पोजीशंस क्या है इस रशिया और यूक्रेन वॉर के ऊपर। आइए सबसे पहले हम इसकी लोकेशंस जानें। रशिया, ये देखिए, ये बड़ी सी कंट्री जो दिखाई दे रहा है उसका नाम रशिया है। तो ये रशिया क्या है? आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री से एमंग एरिया, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह वो देश है जिसकी 14 बाउंड्री से टच करता है। कितनी बाउंड्री से टच करता है? 14 कंट्रीज। यानी इसकी बॉर्डर जो है दुनिया में ये कंट्री और चाइना, इन दोनों देश की बाउंड्री 14 कंट्री से टच करता है। अब रशिया के बगल में ही है आपका यूक्रेन। अब ये देखिए, इसके बगल में ही यूक्रेन। तो आपको पता है ना, झगड़े किससे होते हैं? जो हमारे पड़ोसी रहते हैं। मतभेद किससे होते हैं? जो हमारे पड़ोसी रहते हैं। प्यार भी हम उसी से करते हैं, नफरत भी उसी से करते हैं और झगड़ा भी उसी से करते हैं। वजह क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट, निजी कहीं ना कहीं किसी बात का झगड़ा है। तो आइए आज हम वो समझेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं, जो नक्शे देख रहे हैं रशिया फेडरेशन, ये 15 रिपब्लिक्स, आज के डेट में ये 15 स्वतंत्र देश हो चुके हैं। और ये कब ये स्वतंत्र हुए? 25 दिसंबर 1991, 1991 में रशिया फेडरेशन बना। इससे पहले ये एक ही नाम से जाना जाता था और उसका नाम क्या था? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। 1991 में 25 दिसंबर के बाद ये अलग से एक फेडरेशन आया और 15 देश अब अलग अलग नाम से जानने लगे, जिसमें से आपका यूक्रेन है, ठीक है, कजाकिस्तान है और भी कई कंट्रीज है। तो ये इसकी मेन झगड़ा के कारण क्या है? तो झगड़ा यहीं से शुरू होता है, रशिया और यूक्रेन। जो अगर हम रशिया की बात देखें तो सबसे बड़ी इस फेडरेशन में अगर कोई देश है तो उस कंट्री का नाम है यूक्रेन। अब इसका विवाद क्यों शुरू होता है अब वो हम जाने। तो सबसे पहले उस विवाद जानने से पहले सबसे पहले हम लोकेशंस देखें। किसकी लोकेशंस क्या है? किसकी लोकेशंस? तो रशिया की। तो रशिया का लोकेशंस कहाँ है? तो ये देखिए, तो रशिया, अगर ये जो हम नक्शे पे जो हम रशिया को हम देख रहे हैं, ठीक है, ये रशिया जो हमें दिखाई दे रहा है, इसकी लोकेशन सबसे पहले जान। तो ये रशिया जो है, तो ये देखिए आपके, अगर इसके ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में आपका चाइना है, मंगोलिया आ जाता है। फिर अगर साउथ में देखें तो एशियन कंट्री में कजाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। और इसके अगर हम ये वेस्ट में देखें तो आप देखिए फिनलैंड है, फिर उसके बाद नॉर्वे है, फिर उसके बाद अगर ये हम वेस्ट में जाएं तो ये देखिए आपका ये आपका एस्तोनिया है, फिर से आपका लतीवा है। तो इस तरह छोटे बड़े मिलकर देश कितने इसके हैं? 14 कंट्रीज जो है, जो पूरे रशिया के बॉर्डर एक दूसरे से टच करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो रशिया का इसमें इंटरेस्ट क्या है। दूसरी बात, रशिया की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो आज के डेट में रशिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, रशिया का पॉपुलेशन डेंसिटी वो करीब ज्यादा नहीं है, 8.53 है। ये 2021 की आंकड़ा की बात करें, इसकी जनसंख्या कितनी है डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर? तो 8.53। जबकि यूक्रेन की कितनी है?
तो यूक्रेन की आपकी जो डेंसिटी है वो 72.02 यानी पर स्क्वायर किलोमीटर 72.02 आदमी हर एक स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं, जबकि वहीं रशिया में 8.53 है। अब आइए इस पोजीशंस को देखिए जहां पे मैं उंगली रख रहा हूं, इस पोजीशंस को हमको कौन सा माउंटेन कहते हैं? कॉकास माउंटेन्स, यानी ये वो रेंज है, ये वो रेंज है जहां पे यूरोप का ही नहीं, यूरोप का सबसे अगर हाईएस्ट पीक की हम बात करें तो यहीं पे है, और उस रेंज का क्या नाम है? माउंट एल्ब्रोस। माउंट एल्ब्रोस रशिया फेडरेशन का ही नहीं, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा हाईएस्ट रेंज है। और यही नहीं, ये यूरोप का सबसे बड़ा हाईएस्ट रेंज है, साथ ही साथ रशिया का ये सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है। समझ रहे हैं ना? तो वो यहाँ पे, अब इसके देखिए यूक्रेन के नीचे देखिए तो ये यहाँ पे ब्लैक सी है, और इन दोनों के बीच में देखिए यूक्रेन के अगर हम साउथ में देखें, और ये देखिए जो कॉकेकस माउंटेन्स है, और यहाँ पे जो रशिया फेडरेशन है इसके बगल में देखिए सी ऑफ एजोव है। ये भी बहुत डिप्लोमेसी के तहत पॉलिटिकल टेंशंस का वजह भी ये बनता है इन दोनों देश के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो ब्लैक सी जो है, अब ब्लैक सी के ठीक नीचे देखिए एशियन कंट्री चला आता है, उसके बगल में देखिए फिर टर्की है, और फिर उसके अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो ये रोमानिया है, आपका बुल्गारिया है, हंगरी है, स्लोवानिया है, जेकोरिक के जो रिपब्लिक है, पोलैंड है, जर्मनी है, ये सब यूरोप के देश है जो डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। और यूरोप का अगर ये सब कंट्रीज देखिए तो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इस वॉर में पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। अब आइए हम जाने यूक्रेन की पोजीशंस क्या है, उसकी लोकेशंस को हम थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर यूक्रेन की अगर हम लोकेशंस देखें तो यूक्रेन भी जब रशिया से अलग हुआ फेडरेशन से, तो यूक्रेन हमारा ये यूक्रेन देखिएगा, यूक्रेन कहां पे यूक्रेन है? तो ये अब देखिए इसके नॉर्थ में, अगर इसके हम देख रहे हैं यूक्रेन के नॉर्थ में, तो यहां पे बेलारूस है, बेलारूस। ठीक है, अगर इसकी हम वेस्ट में देख रहे हैं, तो कौन सी कंट्री आ रही? तो हंगरी आ रही है, ऑलराइट, स्लोवाकिया, ये देखिए हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये पोलैंड। ठीक है, ये वेस्ट में। अगर इसके यूक्रेन के अगर साउथ में हम देखें तो हमारा साउथ में कौन सा आ जाएगा? सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी, और ईस्ट में अगर देखें तो ईस्ट में देखिए रशिया है। ठीक है, तो अब देखिए झगड़ा का मेन कारण क्या है, क्यों झगड़ा हुआ? तो ये पोजीशन जहां पे मैं उंगली रख रहा हूं, इस पोजीशन का नाम है, ये यूक्रेन का ही पार्ट है जिसे हम क्रीमिया कहते हैं। क्या नाम है इसका? क्रीमिया। तो क्रीमिया यूक्रेन का ही पार्ट है, लेकिन क्या हुआ 2014 में रशिया ने इस पे अटैक किया। रशिया ने अटैक करके इस एरिया को इंडिपेंडेंट करके अपने में शामिल करने की कोशिश की, और इस हद तक वो सक्सेस भी रहा। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस 20 फरवरी से लेकर मार्च में करीब 1 मंथ, 1 महीना और 6 दिन यहां पे वॉर चला। किसके बीच में? यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो इसका वजह क्या हुआ कि यहाँ पे रशिया की स्ट्रेटेजिक जीत हुई, क्योंकि यूक्रेन उस मुकाबले उतनी स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू रशिया। तो जिसकी वजह से बाद में एक ट्रीटी साइन किया गया यूक्रेन से,
और रशिया से। तो इसमें क्या हुआ कि यूक्रेन जो है मतलब सरेंडर कर देता है और यहाँ से जो भी अपने आर्मी बेसेस है वहां से हटा दिया जाता है और ये रशिया में इसका पार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रशिया को पूरी दुनिया में आलोचना का शिकार होना पड़ता है। और इसी एक्शंस के चलते क्रीमिया में अटैक करने की वजह से रशिया को है ना G8 जो सम्मेलन है उससे इसे बाहर कर दिया जाता है, बाद में G7 हो जाता है इस एक्शंस के बाद। और पूरे यूरोप के देश, ये अमेरिका, पूरे इस एनेक्सेशंस के लिए रशिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि रशिया ने जानबूझकर इस पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाने की वजह से इस पे अटैक किया। तो ये तो रही 2014 की बात। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ ये हम जाने। तो अभी आपको पता है कि अभी रशिया ने फिर से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। पर क्यों किया अटैक? तो ये तो झगड़ा कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो एक बात आपने कहावत सुना होगा ना कि अगर आप मुझे चाहो तो मुझे ही चाहना, किसी और को आप चाहोगे तो हम नहीं चाहने देंगे, भले बर्बाद हो जाएंगे पर किसी और को तुम्हें नहीं होने देंगे। यही बात यूक्रेन के ऊपर फिट करती है। यानी रशिया का कहना है कि अगर तुम्हें मोहब्बत करना है तो हम ही से करो, अगर नफरत करना है तो मुझ तक ही रखो, अगर तुम किसी और से मोहब्बत करोगे तो हम नहीं करने देंगे। ये बात यूक्रेन पे फिट करे। यूक्रेन नहीं चाहता है कि हम रशिया से संबंध रखें और रशिया चाहता है कि तुम हमसे संबंध मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी और से भी रिश्ता ना रखो। ये रशिया को ये पसंद नहीं है कि वो अमेरिका से नजदीकी करे और यूरोप देश से नजदीकी करे। तो अब आइए, अब झगड़ा का कारण क्या बना। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये भी यूक्रेन का ही पार्ट है। जो रशिया का, अगर हम यूक्रेन का कहें तो ईस्टर्न बॉर्डर टच करता है रशिया से। तो इस दो एरिया का क्या नाम है? लुहांस्क। और दूसरा एरिया का नाम है डोनबास। अब इसकी हिस्ट्री जाने। अब ये तो पहले, ये जिस एरिया यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो रशिया का था। तो जब ये यूक्रेन जब इंडिपेंडेंट हो गया तो यहाँ पे जो लोग जो रहते हैं वो भी तो रशियाई ओरिजिन के हैं। तो जब बगल में ही रशिया है और यहाँ के लोग अब यूक्रेन में चले गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी इतिहास है, उनकी पॉपुलेशंस का जो क्या कहते हैं, जो रेस है, जो ओरिजिन है, वो रशिया कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है, कहीं ना कहीं रशिया से कनेक्टेड है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो रशिया प्रो है, मतलब रशिया के बहुत करीब। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग रशिया में मिल जाए, लेकिन यूक्रेन नहीं चाहता है कि ये लोग मिले। तो यूक्रेन इन्हें मिलिटेयर घोषित करता है, मींस वो सेपरेटिस्ट होना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन नहीं होना चाहता है। दूसरे देश के क्या कहना है, दूसरे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि इस एरिया को डिस्टर्ब करने में कोई और नहीं है, सिर्फ रशिया है। रशिया नहीं चाहता है कि इस एरिया में पीस रहे, वो चाहता है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके हर एक पार्ट को हम अपने में ले लें। समझ रहे ना, ये तो रही झगड़े की कारण। अब आइए इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जान ले, इस दोनों एरिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे जो क्रीमिया देख रहे हैं और ये जो एरिया है ये नेचुरल रिसोर्स यानी तेल की यहाँ पे बड़े बड़े कुएं हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार बहुत सारे हैं। तो यूरोप देश ये चाहते हैं कि अगर ये हमारे साथ जुटा रहेगा तो पूरा ये तेल का सप्लाई पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके पूरे यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड तक जाएगा। जबकि रशिया नहीं चाहता है, रशिया ये चाहता है कि इस पे सिर्फ मेरा कंट्रोल रहे, हम इकोनॉमिक पावर बने, हम सुप्रीम पावर रहें। समझे ना बात, ये इंटरेस्ट की लड़ाई है, पर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी क्या बात है कि
रशिया यूक्रेन जो है ये चाहता है कि नेटो का सदस्य बन जाए। नेटो का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संस्था जो इसका अमेरिका भी, यूएसए भी इसका मेंबर है। जो नाटो के जो सदस्य हैं, अगर कोई देश उस पर अगर हमला करता है तो अमेरिका ये मानता है कि वो उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वो अमेरिका पे हमला किया, और अमेरिका उनके साथ आके युद्ध में कूद पड़ता है। तो यहाँ पे यूक्रेन जो है ये चाहता है कि हम नेटो का सदस्य बन जाएं, और रशिया चाहता है कि वो उसका सदस्य ना बने। वजह क्या है? क्योंकि रशिया की तरफ से ये डर है, अगर ये यूक्रेन यूरोप यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन या नेटो का सदस्य हो जाएगा तो पूरी पश्चिमी देश, पूरी यूरोप देश हमारे ऊपर कड़े नजर रखेंगी और हमें बहुत सारे परेशानियां, दिक्कत करेंगी। समझ रहे ना? तो ये नहीं चाहता है कि मतलब यूक्रेन पश्चिमी देशों से, यूरोप देश या अमेरिका से मोहब्बत करे, और यूक्रेन ये चाहता है कि हम रशिया से तो हम नफरत कर रहे हैं तो नफरत करेंगे ही, हम तुमसे कभी नहीं प्यार करेंगे। बस यही बात है और इस बात की ही लड़ाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मीन्स 24 फरवरी 2022 को रशिया ने इस पार्ट पे सेपरेट इंडिपेंडेंट कर दिया, जिसकी वजह से पश्चिमी देश, अमेरिका और यूरोप के देश ने रशिया पे फिर इल्जाम ठोका है कि तुमने जानबूझकर इस एरिया को डिस्टर्ब किया और इस वॉर का जिम्मेदार सिर्फ आप ही आप हो। मीन्स रशिया इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहरा रहा? अमेरिका। रही बात, तो रशिया ने भी ये वादा किया था कि नहीं, हम अटैक नहीं करेंगे, हम डिप्लोमेसी अपनाएंगे। ठीक है, डिप्लोमेसी अपनाएंगे। पर रशिया ने सभी को चकमा दिया, इवन अमेरिका को भी भनक नहीं लगने दिया। अमेरिका अपने आप को यह समझता था कि हम बॉस हैं, सुप्रीम पावर है, लेकिन रशिया ने अमेरिका को भी छकाया, अमेरिका को भी पीछे कर दिया डिप्लोमेसी में। और जोए बिडेन तो समझ ही नहीं पाए कि रशिया हमसे आगे क्यों निकल गया। अब आइए जाने रशिया का आगे निकलने का वजह क्या है। रशिया आज से नहीं, 2 साल पहले से अपना इस बॉर्डर पे धीरे धीरे करके फोर्स की संख्या इजाफा कर रहा था। पर यह बात पश्चिमी देशों को लग रहा था कि आने वाला कल में रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। पर यह किसी को मालूम नहीं था कि रशिया हमसे बात भी करते रहेगा और अटैक भी करेगा। इसलिए रशिया ने सबको अंधेरे में रख के इस पे अटैक किया है। पश्चिमी देश सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर हमला करोगे तो अच्छा नहीं होगा, प्रतिबंध लगेगा। अब कोई किसी के ऊपर प्रतिबंधी लगा के क्या कर सकता है? मेरा जो मकसद है हमने वो कर दिखाया, और इस वजह से रशिया ये भी दिखाना दुनिया को चाहता है कि देखिए, अमेरिका ही सुप्रीम पावर नहीं, अब हम सुप्रीम पावर हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अमेरिका की दादागिरी को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर ये दो देश, यूएसए और रशिया, अगर ये दो देश जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कोई शांति से नहीं बैठेगा। ये लोग आपस में प्रेम भी करवाएंगे और आपस में झगड़ा भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे नहीं मैं पावरफुल हूं, और ये बोलेंगे कि मैं पावरफुल हूं। तो ये जब ये कंट्री किसी से जब लव करेगा तो ये हेट करेगा, ये नफरत करेंगे, और जब ये हेट करेगा तो ये प्यार करेंगे। यही इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी है, और दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप किस साइड वाले हैं, क्या यूएसए वाले हैं या रशिया वाले हैं। यही मेन वजह है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे देश जो है ना, इन दोनों की पॉलिसी के चक्कर में उसके चपेट में आ जाते हैं और आपस में ही ना समझ के इन दोनों देश की पॉलिसी पे शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो ये तो बात हो गई। अब आइए देखें कि अमेरिका का इसमें यूक्रेन से उतना इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका इसमें क्यों ज्यादा मीन्स रशिया के ऊपर दबाव बना रहा। आखिर कहीं ना कहीं कोई फायदा तो होगा, कोई किसी से मोहब्बत क्यों करता है?
कहीं ना कहीं उसकी मकसद है। और रही बात जहां इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई आपका सच्चा प्यार नहीं और कोई आपका धोखाबाज नहीं, सिर्फ कहीं फायदा है, कहीं फायदा है, तो सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक, आर्थिक। जहां पे ये रहेगा वहां पे दुनिया की कई देश आपसे लगाव करेंगे। यही वजह यूक्रेन के साथ है। अमेरिका यहाँ पे यूक्रेन में कई अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो खनिज, जो मैंने कहा ना कि यहाँ से तेल हुआ, आयरन ओर हुआ, मिनरल्स हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अमेरिका इंपोर्ट करता है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो यही वजह है कि रसिया को पसंद नहीं है। रसिया सोचता है यूक्रेन से कि अगर कोई चीज लेना है तो हमसे ले, पर वही ना बात हुई, अगर हम आपसे नफरत करेंगे तो करेंगे, कुछ भी हो जाए आपसे हम क्यों प्यार करेंगे? नफरत तो नफरत ही से, समझ रहे हैं ना बात? तो ये यूएस के इंटरनेशनल है, उसकी इकोनॉमिक आर्थिक नीति है। यूरोप का भी यहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट है और रसिया का भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। रसिया कभी नहीं पसंद करेगा कि अमेरिका का फोर्स और यूरोप के फोर्स यहाँ पे आए, और यूक्रेन यही चाहता है। लेकिन इसमें यूक्रेन का हुआ बलि का बकरा हो गया। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अमेरिका से, यूएसए से? ये एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जब रसिया अगर मेरे ऊपर अटैक करेगा तो नेटो एंड यूएस फोर्स आके हमारे साथ लड़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। होता है ना कि आपने मुझ पे विश्वास किया पर हम ही ने आपको छोड़ दिया। यही हुआ यूक्रेन के साथ। इनके ऊपर भरोसा था पर इस भरोसा में छोड़ दिया। सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं कि ये प्रतिबंध लाएंगे, उससे क्या होने वाला। रसिया जो चाह रहा था वो कर दिया, अब बोला कि हम डिप्लोमेसी से बात करेंगे। अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कह रहे कि हम डिप्लोमेसी से बात करेंगे, फिर से मोहब्बत होगा। आप मुझे मर्डर करने आ रहे हो, कह रहे हो कि हम आपसे मोहब्बत करेंगे, ये पॉसिबल है? तो नहीं है। तो ये रही यूएस इंटरेस्ट की बात। अब आइए हम बात करें कि लड़ाई जो चल रहा है, सवाल ये कितने दिन तक चलेगा, क्या स्ट्रेंथ है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, ताकत की बात करें दोनों देश की, तो रशिया जब देश बड़ा है, रशिया क्या है, देश भी बड़ा है, यूक्रेन उसके मुकाबले क्या है, छोटा है। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। तो रशिया की जब हम बात करें, तो अगर ट्रूप्स की बात करें तो रशिया के पास करीब 9 लाख ट्रूप्स है। ट्रूप्स समझ रहे हैं ना, फौज, टुकड़ियां। जबकि यूक्रेन के पास कितना है, 3,61,000। देख लीजिए, करीब 3 गुना के करीब में है। और एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट है, तो रशिया के पास कितना है, 4,100, और यूक्रेन के पास कितना है, तो 318। फाइटर एयरक्राफ्ट की हम बात करें तो ये तो एयरक्राफ्ट हो गए। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 772 एयरक्राफ्ट है। किसके पास, रशिया के पास। और यूक्रेन के पास कितना है, तो जस्ट 69, सिर्फ इतना ही। देख लीजिए कितना का अंतर है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये 1543 है हेलीकॉप्टर, और यूक्रेन के पास कितना है, 112। तो क्या, कहां मुकाबला है, कहीं मुकाबला है? बस यूक्रेन सिर्फ इन देशों के भरोसा पे था कि ये हमारे साथ देंगे, और अपनों ने ही धोखा दिया।
सिर्फ ये लोग वार्निंग दे रहे हैं कि रसिया के ऊपर हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे अब ये तो पूरे यहाँ पे कीव पे चलाया है, यहाँ पे चलाया है रशिया, पूरे इसकी फौज यहाँ पे चले है। अब लोग एकदम डरे हुए हैं, लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और रसिया तो एकदम बर्बाद कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर अभी से भी पश्चिमी देश अगर ना कूदे तो यूक्रेन खत्म, कहानी खत्म, सब कुछ ले बीतेगा रशिया। तो दुनिया क्या कर रही है? अगर दुनिया अगर इस पे एक्शन नहीं लेती है तो मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं, ये दुनिया आगे चल के कहीं तीसरा विश्व युद्ध में ना कूद पड़े। चाइना तो एकदम साइलेंट है और रशिया के फेवर में, क्योंकि जान रहा है कि उधर से यूरोप है, अमेरिका है, तो कभी भी ऑन द फेवर ऑफ रशिया रहेगा। समझ रहे ना? अब सवाल है इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया, भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं मैसेज? तो आइए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बारे में मैं बात करूं। तो हमारा देश भारत जो है, इंडिया का स्टैंड इसके ऊपर क्या है? तो इंडिया का स्टैंड सिंपल और क्लियर है, वेट एंड वॉच। हम देख रहे हैं, वेट और वॉच कर रहे हैं, बस हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि डी एस्केलेट किया जाए, लड़ाई को बंद किया जाए, दोनों देश इस लड़ाई को, युद्ध को रोके, स्टॉप। समझ में आई बात? तीसरी क्या है? इंडिया का पोजीशंस। इंडिया डायरेक्ट रशिया को क्यों नहीं मैसेज दे रहा है कि नहीं आप वॉर बंद करें? नहीं कर सकता है। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कर सकता है कि जो मेरे पास जितने हथियार है ना, ज्यादातर मीन्स वेपन्स जो है ना, तो रशियन मेड है। कहां के हैं? रशियन मेड्स। ऑलमोस्ट 60% जो हमारे हथियार है वो रशियन मेड्स है। तो मान लीजिए जिस देश का हम हथियार अपने देश में 60% इस्तेमाल करते हैं, तो उस देश को हम कैसे कहेंगे? हाँ, इंडिया का इंटरेस्ट एक चीज और है, बहुत चिंताजनक ये बात है कि हमारे छात्र करीब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, मेनली ये जो छात्र हैं, स्टूडेंट जो है, ये मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई और या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने गए, वो इस यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब इंडिया एम्बेसी की काम है कि उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। उनके परिजन, उनके रिश्तेदार काफी ज्यादा मीन्स क्या है, इमोशनल हैं। और इमोशनल क्यों नहीं रहेंगे? अगर किसी देश में लड़ाई हो रहा है और वहां पे हमारे लोग फंसे हैं तो बहुत चिंता की बात है। समझ रहे हैं ना बात? तो हमारी इंडियन एम्बेसी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन लोगों को वहां से निकालकर किसी पड़ोस देश में शिफ्ट किया जाए, ताकि इस वॉर की चपेट में हमारे लोग को नुकसान ना हो। मैं मोहम्मद शहादत उम्मीद करता हूं कि जीएस नॉलेज आपको बहुत पसंद आ रहा है, घंटों घंटों और आप वॉच कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार को भी मैसेज देना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो छात्र वहां पे फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द लेकर आइए। थैंक यू।